नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करेंगे आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक और नई क्लास के साथ। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचारक भर्ती के मॉडल पेपर 3 को लेकर। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा भर्ती तक, उन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट होना है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन पूरा मेथड समझाता हूँ सब्जेक्टिव। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के कुछ क्वेश्चन, जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान एकीकरण से लेकर लिए गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एकीकरण के बारे में उसका बेसिक नॉलेज आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं इन सवालों की। वैसे आप लोगों को सवाल आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं, ऐसा समझा दूंगा सरल और साधारण भाषा में कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बड़े प्रोग्राम की, इस बड़े सेशन की। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन राजस्थान से एकीकरण से रिलेटेड मैंने लिए हैं। तो मैं राजस्थान का एकीकरण आपको थोड़ा सा मौखिक मौखिक आपको बता देता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण कब क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए साथियों, राजस्थान आज से पहले राजस्थान नहीं था, राजपुताना था। राजपुताना के अंदर टोटल देश थे 19। कितने? 19। ऐसे नहीं, पहले भारत की बात करेंगे कि भारत के अंदर टोटल 565 देश थे। भारत अब अकेला है। 565 देश का मतलब, मेरा मतलब है 565 रियासतें थी। 565 राजा भारत में राज करते थे। लेकिन साथियों, और जो राजपुताना जो क्षेत्र था, राजपुताना, राजस्थान तो था ही नहीं, राजस्थान बाद में आया। राजपुताना जो क्षेत्र था उसमें 19 देश थे। कितने देश थे? 19 देश थे, प्लस में साथियों 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने थे। राजपुताना में 19 तो देश थे और 3 ठिकाने थे, या 19 रियासतें थी और 3 3 ठिकाने थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या हुआ, राजस्थान अपने आप में मराठा शक्ति का प्रवेश, अंग्रेजों का प्रवेश, राजस्थान गुलाम हो चुका था। तो राजस्थान के जो जागरूक लोग थे, समझदार लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब अगर ये अलग अलग रहे सब राजा, कि एक दूसरे को मारने काटने में व्यस्त थे सभी राजा, इस पर कब्जा मैं कर लूं, इसके ऊपर कब्जा मैं कर लूं, कोई कमजोर दिखता हुआ नजर आ रहा है तो कब्जा कर लेते हैं साथियों। ऐसे करके मार धाड़ चल रही थी। उसी को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की टीम ने काम किया और दोस्तों राजस्थान राजपुताना को एक करने का कोशिश की। इनमें एक शर्त रखी गई कि जिन रियासतों का 10 लाख से ज्यादा की संख्या है, 10 लाख रुपए से ज्यादा की वार्षिक आय, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, तो वो अपना देश खुद रख सकता है। बाकी सबको विलय किया जाएगा, बाकी सबको मिलाया जाएगा। तो ऐसे अगर 10 लाख से ज्यादा की आय की बात करें तो ऐसे 4 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। इनको छोड़कर सभी इसमें क्राइटेरियम पार नहीं कर रहे थे, सबका विलय होना जरूरी था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, 19 देश एक साथ मिलते हैं और 3 ठिकाने जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है हमारा राजस्थान। लेकिन अब ये भी नहीं भाई, राजा के पास मैं राजा हूँ। अब तो मैं, मेरे को कोई कहे कि अब चल तू राजपाट खत्म, इसके साथ मिल जाओ दोनों राजा, मतलब राजा कोई नहीं रहेगा, वो तीसरा राजा बनेगा, तो मैं मेरा राजपाट देना चाहूंगा? नहीं दोस्तों। इसी वजह से सभी राजा ना खुश थे, लेकिन किसी प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर से इनको एक किया गया। और साथियों, इसमें क्या हुआ, अब ऐसे एक एक करके किया गया, एक साथ तो नहीं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, 7 चरणों में 7 चरण लगे हमें इनको एक करने में। कौन कौन से वो 7 चरण है, यहीं से सवाल आपका पुट होगा। पहला आपका मैं बता दूं, सबसे पहले आता है इसमें जो चरण शामिल हुआ था, उसको हमने बोला मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें इसमें ऐड होती है, जिसमें अपन ट्रिक अपने पास ABCD, आपको ABCD तो खूब सुना होगा, छोटा बच्चा बोल देता है ABCD। तो ABCD का मतलब साथी ध्यान रखें, A फॉर अलवर देश, A फॉर अलवर देश। उसके अलावा अपन बात करेंगे साथियों, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, या K से करौली होता है लेकिन थोड़ा सा याद करने के लिए है, और D फॉर धौलपुर। 4 रियासतें आपको मिली होंगी और चारों रियासतें एक साथ विलय होता है और उस संघ का नाम हो जाता है मत्स्य संघ। क्या नाम हो जाता है? मत्स्य संघ। इसकी क्या तारीख रहती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी तारीख जो रही थी वो रही थी 17 मार्च। कितनी मार्च? 17 मार्च 1948, 17 मार्च 1948। नंबर 2 की मैं बात करूंगा साथियों, पूर्व राजस्थान। नंबर 2, पूर्व राजस्थान की मैं बात करूंगा साथियों। इसमें कुछ रियासतें जुड़ी थी और इसका जो टाइम रहा था वो रहा था 25 मार्च, यानी कि 8 दिन बाद, 25 मार्च 1948। उसके बाद तीसरा जो हमारा चरण रहा साथियों, वो शॉर्टकट आपको फटाफट लिख देता हूं, संयुक्त राजस्थान, जिसका जो टाइम रहा वो था 18 अप्रैल 1948, यानी कि 1948 में 3 संघ तैयार हो गए थे, 3। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि चौथा इसमें शामिल होता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। संयुक्त वृद्ध राजस्थान, जिसमें मत्स्य संघ को शामिल किया गया था
सवाल एक यहाँ से पूछता है कि संयुक्त वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया, किस सिफारिश के तहत इनको शामिल किया गया, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इन सवालों के अंदर ही सवाल लिखा हुआ है। तो संयुक्त वृद्ध राजस्थान की जो तारीख होती है 17-25, ऐसे याद कर लें। 17 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल, उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा 30 मार्च। 30 मार्च 1949। फिर हम चले जाते हैं अगले साल वाले मार्च के महीने में पहुंचते हैं। मान लीजिए ज्यादा तो संघ गर्मियों में जुड़े, गर्मियों के हैं। उसके बाद पांचवा हमारा, सॉरी ये था वृद्ध राजस्थान। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त वृद्ध राजस्थान। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। संयुक्त वृद्ध राजस्थान पांचवा चरण था। छठा चरण में हमारा राजस्थान, और सातवें चरण में नवीन राजस्थान। जो वर्तमान में जो राजस्थान है वो आपका नवीन राजस्थान। तो तारीख में नोट कर देता हूँ। छठे चरण आपको बताया मैंने, 17 मार्च को पहला चरण, 25 मार्च को दूसरा चरण, 18 अप्रैल को तीसरा चरण। तीनों कब? 1948। दो हमारे 1949 में रहते हैं, 30 मार्च और 15 मई। 30 मार्च और 15 मई ये हमारे हैं 1949 के। छठा चरण की मैं बात करूंगा साथियों, तो ये आपका रहने वाला है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और छठा चरण, सातवां चरण जो रहने वाला था वो था 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तो साथियों ये आपका एकीकरण का थोड़ा सा बेसिक जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बताए। अब हम एक एक करके जैसे जैसे सवाल हमें मिलेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और चैनल को, वीडियो को शेयर करें, आपके दोस्तों तक पहुंचाएं साथियों। तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। अब शुरुआत करूंगा इन सवालों की। शुरुआत करने वाला हूं आज के इन सवालों की, जिसमें हम चर्चा करेंगे जितने भी सवाल हैं उनको लेकर। पहला सवाल आता है, किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? प्रजामंडल, जनता का समूह, प्रजामंडल। प्रजामंडल का आंदोलन हुआ और आंदोलन का नेतृत्व किया किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने? एक बात तो तुम ध्यान रख ले, वागड़ के गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ के गांधी गोकुल भाई भट्ट। ओके, राजस्थान के गांधी कहीं पूछेगा तो भोगीलाल पांड्या, लेकिन अगर आपको वागड़ का गांधी कहीं पूछ लेता है तो आंसर हमें लगाना है गोकुल भाई भट्ट। भले ही क्वेश्चन आपको 10 नजर आ रहे हो, पूरे 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। वागड़ के गांधी, वागड़ के गांधी। ओके, उसके बाद किस, अब आपको पता होना चाहिए गोकुल भाई भट्ट कहां के थे। तो मैं आपको बता दूं, गोकुल भाई भट्ट जो थे वो सिरोही रियासत से आते थे। कौन सी रियासत से? सिरोही रियासत से आते थे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सिरोही। आते हैं सवाल नंबर 2, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब है, किसने की? तो सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई ट्रिक है नहीं याद करने की। आपको सीधा याद करना है कि जो करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी उनका नाम था त्रिलोक चंद माथुर। क्या नाम था? त्रिलोक चंद माथुर। अब त्रिलोक चंद माथुर ने कब करी साथियों? सवाल यहाँ से भी आ सकता है। तो 1938 में। बाकी आपको सारे प्रजामंडलों की एक ट्रिक दूंगा कैसे तुम्हें याद करने, प्रजामंडल की स्थापना किस किस सन में हुई। खैर सवाल पूछता नहीं है सन का, लेकिन बाई चांस आपकी किस्मत खराब हो और पूछ ले, वैसे पूछेगा कि आंदोलन का नेतृत्व करता किसने किया, प्रजामंडल का गठन किसने किया, ये पूछने वाले सवाल है आप लोगों के एग्जाम पशु परिचारक भर्ती की दृष्टि से। आइए दोस्तों, किस प्रजामंडल में कबीर पाठशाला की स्थापना? हाँ, ये सवाल थोड़ा सा इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, स्टार कर रहा हूं साथियों, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। किस प्रजामंडल में कबीर पाठशाला? बार बार पूछा गया सवाल, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार पूछा गया सवाल है कि कबीर पाठशाला। तो कबीर पाठशाला की जो स्थापना साथी हुई थी वो आपकी रियासत थी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत? बीकानेर रियासत। दोस्तों मौसम खराब हो रहा है लेकिन आपके लिए क्वेश्चन पूरे करवाऊंगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ अभी मैंने बताया कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, 7 चरणों में पूरा हुआ। मत्स्य संघ पहला चरण था। मत्स्य संघ कौन सा चरण था? फर्स्ट चरण था। और फर्स्ट चरण में मुख्यमंत्री, हर चरण में प्रधानमंत्री बने साथियों। उसके बाद राजस्थान पूरा बना, लेकिन फिर बाद में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चरण में आपको ट्रिक दे देता हूं, SGMH आपको याद करना है। SGMH, एस फर्स्ट चरण में, सेकंड में G, थर्ड में M और फोर्थ में H। तो आप देखो कौन सा, उसके बाद H ही लगातार रहता है, ध्यान रखें। तो मैं आपको बता दूं, S4 होता है शोभाराम कुमावत। पहले चरण के जो पहले चरण में जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। G4 हमारे वागड़ के गांधी, सॉरी वागड़ गांधी नहीं, गोकुल लाल असावा। उसके बाद में बात करूंगा M4 अपने माणिक्यलाल वर्मा। ये थर्ड, जो तीसरा जो चरण था उसमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद चौथा है हीरालाल शास्त्री, और लगातार 6 चरण तक, 7 चरण तक हीरालाल शास्त्री ही राजस्थान के प्रधानमंत्री रहते हैं साथियों। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको पता होगा।
मनोनीत मुख्यमंत्री, पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो ये साथियों आपको ट्रिक दे दी है मैंने प्रधानमंत्री की, SGMH ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। राजस्थान के एक नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें प्लस ठिकाने था? ये मैंने आपको कंसेप्ट शुरू में ही आपका क्लियर कर दिया था। एकीकरण से पूर्व 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें 3 ठिकाने। एक ठिकाना आपका अलवर में था नीमराना, दूसरा आपका जयपुर में था, और तीसरा आपका था बांसवाड़ा में। कहा था? बांसवाड़ा में। ध्यान रखें 3 ठिकाने जयपुर, अलवर और बांसवाड़ा दोस्तों, 3 ठिकाने आप लोगों के हो गए। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये आपको सवाल क्लियर हो गया कि 19 रियासतें, भारत का कहीं पूछे तो आप जिक्र करें तो बताना ही 565 रियासतें थी। किस सिफारिश के आधार पर शेष बचा भूभाग अजमेर आबू राजस्थान में मिलाया गया? अब देखो इंपोर्टेंट सवाल है, किस सिफारिश के आधार पर शेष बचा, जैसे आपको मतलब 7 चरण से पहले सिरोही का कुछ आबू का क्षेत्र जो राजस्थान में विलय नहीं हुआ था, उसको लेकर मैं आप लोगों को बता दूं, उसको लेकर आप लोगों के सामने सवाल ये आएगा कि किस सिफारिश के आधार पर शेष को मिलाया गया। मैं आपको फटाफट करवा देता हूं। ये है फजल अली आयोग, फजल अली सिफारिश या फजल अली आयोग, आप लोग याद रखें। फजल अली आयोग की सिफारिश पर शेष बचा भाग राजस्थान में विलय किया गया। इसमें 3 आयोग थे। एक सर मैं आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की पहली राजधानी जयपुर बनी थी, और जयपुर कौन सी समिति के आधार पर बनी थी? तो ध्यान रखें सत्यनारायण समिति। जयपुर को राजधानी किस समिति के आधार पर बनाया गया था? तो सत्यनारायण समिति। एक और बड़ा सवाल कि मैंने आपको बताया था संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को जोड़ा गया। संयुक्त वृहद राजस्थान में मैंने बताया आप लोगों को कि मत्स्य संघ में जोड़ा गया। आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल बताया था कि अब सवाल यहां से उठता है साथियों कि संयुक्त वृहद राजस्थान को जो जोड़ा गया, संयुक्त वृहद राजस्थान को मत्स्य संघ में जोड़ा गया। तो मैं आपको बता दूं कि मत्स्य संघ को जो जोड़ा गया था वो समिति का नाम था शंकर देव राय समिति, शंकर देव राय समिति। इसमें 3 ही समितियां थी। फजल अली मतलब अंतिम भूभाग को जोड़ा गया, सत्यनारायण समिति सिफारिश समिति से राजधानी बनाई गई, और मत्स्य संघ को संयुक्त वृहद में जोड़ा गया शंकर देव राय समिति। तो 3 बड़ी समितियां थी, ध्यान रखें। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ? ये सवाल अब की बार आपको 100% मिलेगा साथियों। आपने लगातार बड़ा मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का राज प्रमुख, मत्स्य संघ का मुख्यमंत्री, मत्स्य संघ का राज्यपाल, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें मिली, लेकिन आपने ये कभी नहीं पढ़ा कि मत्स्य संघ का उद्घाटन 17 मार्च 1948 को किस दुर्ग में हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है साथियों हमारे भरतपुर में। कहा? भरतपुर में। और भरतपुर का फेमस दुर्ग आप लोगों को पता होगा कि भरतपुर का जो फेमस दुर्ग है उसका नाम हम लेते हैं लोहागढ़। क्या नाम लेते हैं? लोहागढ़ साथियों। तो समझ गए होंगे कि मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है लोहागढ़ दुर्ग में। अंतिम सवाल आता है डूंग जी में जवाहर जी को लेकर। आपने डूंग जी और जवाहर जी बड़े ही बहादुर चोर थे, बुरा नहीं लगना चाहिए। ये चोरी करते थे लेकिन खुद के लिए नहीं साथियों। ये बड़े बड़े सेठ, साहूकारों, राजा, चोर जिनके पास 2 नंबर का माल होता था उसको लूट लेते थे और गरीबों में बांट देते थे। ये किस रियासत से संबंधित थे? दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। इनकी कहानी मैंने आपको पूरी इस चैनल पे, प्ले स्टोर में जाके कहानी देखेंगे कि डूंग जी और जवाहर जी डालना, जैसे स्टडी बाय भानु सर आपको मिलेगी पूरी एज इट इज इनकी कहानी जीवनी। आपको लगेगा, रस आपको आएगा सुनने में और देखने में, साथ ही आपको आनंद भी आएगा और मन प्रफुल्लित होगा, एक जोश पैदा होगा इनके बारे में सुनकर। डूंग जी और जवाहर जी वो व्यक्ति थे साथियों जो अपने लिए कभी नहीं जिए, वो हमेशा समाज के लिए जिए, और साथ ही देश के गरीब लोगों के लिए, गरीब किसानों के लिए उन्होंने मदद करी। उनकी तो जो हत्या बाद में क्या बोलते हैं, हत्या तो खैर उनकी नहीं हुई थी, लेकिन उनको बड़ी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी कि उस टाइम राजा महाराजाओं का राज था, शासक भी अंग्रेजों के साथ ही चिपके रहते थे, तो इस वजह से समस्या हुई। लेकिन इन लोगों ने जो भी काम किया अपने समाज के लिए, देश के लिए, बहुत ही अच्छा और निडरता से काम किया था। उनका मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि इनका जो ये जिला था, जिला आपसे कोई पूछेगा तो ये सीकर जिला है। लेकिन पूरी कहानी आप लोग जरूर देखें, इस चैनल के ऊपर वीडियो डला हुआ 6 से 7 महीने पहले का, आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों देखें, ये है आज की जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में थंब का निशान भेज सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए मिलते हैं दोस्तों कुछ अन्य वीडियो में, अन्य सूचना के साथ, अन्य एक नई कक्षा के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।